हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के जो 20 जनवरी को हुआ था उसकी सीडीपी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? जब बच्चा 6 से 11 साल के बीच में होता है उस काल को क्या कहा जाता है? शैशव, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक या फिर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। जब बच्चा 6 से 11 साल का होता है तो उस अवस्था को बोलते हैं माध्यमिक बाल्यावस्था। ये चारों अवस्था पियाजे के अनुसार हैं तो उसको बोलेंगे हम माध्यमिक बाल्यावस्था। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? जब बच्चे वातावरण से कुछ उद्दीपित खास तौर पर प्रभावित होंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? संवेदन काल या स्कीमा या संवेगात्मक समय काल या जैविक परिपक्वता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशील काल बोलेंगे। अब आते हैं कथन और तर्क पे। क्वेश्चन नंबर 3 कथन कह रहा है कि बच्चे के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसमें सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये तो गलत है। तर्क बोल रहा है कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, कि पहला चरण करने के बाद दूसरा चरण भले ही छोड़ दे तीसरे में हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एक आयाम एक प्रॉपर वे में होता है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो इसीलिए तर्क भी इसका गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी सेम कथन और तर्क वाला है। बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। ये बात ठीक है बिल्कुल भी, कि शरीर और संज्ञानात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, जो शारीरिक और उसका संज्ञानात्मक विकास है और हम कुछ सीख रहे हैं तो उसमें वो बहुत प्रभाव करेगा। ठीक है। अब आते हैं इसके तर्क पे कि अकेडमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संज्ञानात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अकेडमिक अधिगम पर नहीं पड़ता है। तो ये वाली बात तो ठीक है कि ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी विकास की, के शारीरिक और संवेदनात्मक विकास की। यहाँ पे आ गया एकेडमिक अधिगम, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन बात दोनों की सही है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि माध्यमिक स्कूलों में बच्चे के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार की डैश भूमिका होती है और समकक्षियों की डैश भूमिका होती है माध्यमिक स्कूल में। ठीक है, प्राइमरी में नहीं, माध्यमिक की बात हो रही है, तो उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे कि कोई भूमिका नहीं होती है दोनों में से, या फिर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका होती है, कोई भूमिका नहीं होती, प्रमुख भूमिका होती है, या फिर प्रमुख भूमिका होती है और कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका होती है। मतलब जब माध्यमिक स्कूल में बच्चे और बच्चों का विकास होता है या सामाजिकरण होता है तब परिवार की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? प्रमुख भूमिका होती है समकक्षियों की, सहपाठियों की, जो साथ रहने वाले होते हैं उनकी, क्योंकि इसको टोली शिक्षा भी बोला जाता है, टोली वाला टाइम भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारण है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता संज्ञानात्मक विकास में? गतिविधि, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, या अनुकूलन या परिपक्वता। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल को विकसित कर लेते हैं? मतलब हमें बताना है कि जो वर्गीकरण है और संरक्षण का है, कंजर्वेशन का जो कौशल है वो कौन सी उम्र में, कौन से चरण में विकसित हो जाता है? संवेदी चालक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त में। तो ये हो जाता है पूर्ण संक्रियात्मक में। कंजर्वेशन जो बच्चों में संरक्षण और वर्गीकरण की जो कौशल है वो विकसित हो जाता है। ठीक है। मूर्त में जो मूर्त वाली चीज़ों को जो हमें सामने दिखाई देती हैं और तर्क लगाना सीख जाते हैं, मूर्त में वो तर्क भी अच्छे से लगा पाते हैं और जो सामने दिख रहा है काल्पनिक है सब कुछ कर पाते हैं। ठीक है। और संवेदी जो हमारी सेंसरी मोटर होती है इसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है उनको। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन सी पद्धति जीन पियाजे के शिक्षागत नियतार्थ के अनुरूप नहीं है? पियाजे के अनुसार नहीं है। उपयुक्त नाम व सजा का प्रयोग, बच्चों को सीखने की तैयारी, तत्परता के लिए संवेदनशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, या खोज अधिगम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारना। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लॉरेंस कॉलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति, जो कॉलबर्ग का चौथा चरण है पारंपरिक नैतिकता का, उसमें उन्होंने कानून और व्यवस्था की बात करी है। तो कैसे? किसी क्रिया के भौतिक
परिणाम से अच्छाई व बुराई को निर्धारित करते हैं, या नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं, या फिर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। ये बात सही है कि जो समाज की व्यवस्था को सही चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं उनको स्थापित करना है, मतलब जो बनाए हैं उनको चलते रहना है, उनका पालन करते रहना है और उनको विश्वास से चलाते रहना है कि हाँ भाई ये बात सही है और हमें ऐसा ही करना है, जिससे हमारे समाज की जो कानून व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पद्धति लेवाइस्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। इनमें से कौन सी पद्धतियाँ हैं जो वाइस्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। पाठ, अनुकूलन, सेवात्मक सीखना, मॉडलिंग। तो ये जो है इसमें जो आयोग ने जो आंसर दिया है वो तो दिया है डी वाला कि ये सारे ही नहीं है, लेकिन हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लेवाइस्की के अनुसार जो पाठ है वो भी वाइस्की ने ही दिया है। सहयोगात्मक सीखना, सोशल में सीखना, वो भी उन्होंने दिया है। मॉडलिंग का अनुसरण भी उन्होंने दिया है। तो इसमें जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो तो होना चाहिए सिर्फ सेकंड वाला, कि सेकंड वाली उनकी पद्धति के अनुसार नहीं है, लेकिन आयोग ने तो चारों ही दिए हैं। तो इसको आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे भी ये कुछ क्वेश्चनों को अपने अकॉर्डिंग ही सही मानते हैं कि आयोग जो मानेगा उसी हिसाब से ही चला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि सोना एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत और इशारे देती है। लेवाइस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचाने के लिए मदद कर रही है। तो देखो पाठ की बात इसी में आ गई, जबकि वो किसने दिया था, वाइगोस्की ने। इसमें लिख भी रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार वो पाठ देने में मदद कर रही है। ठीक है, तो जैविक परिपक्वता होगी, आत्मकेंद्रता होगी, अपरिवर्तनीय सोच होगी, या समीपत विकास। तो पार होगा समीपत विकास। अच्छे पार मतलब थोड़ी सी, जब कोई अटक रहा है तो उसको थोड़ी हेल्प दे दें, उसको बोलते हैं पार्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन व स्व निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति के ज्ञान का स्थानांतरण करता है, या फिर पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, या बच्चे एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करते हैं। तो देखो जब प्रगतिशील कक्षा होगी तो बच्चे उसमें एक्टिव रहेंगे, तो अनुशासन व स्व निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में तो नहीं देख सकते। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है, निर्देश देकर उनको ज्ञान का स्थानांतरण करता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक सिर्फ एकमात्र स्रोत नहीं हो सकती और बच्चे निष्क्रिय नहीं हो सकते। तो इसके हिसाब से आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। गार्डनर के हिसाब से जो बच्चे जो नृत्यक होते हैं या कोई नाटककार होते हैं उनमें किस तरीके की बुद्धि होनी चाहिए। तर्क गणितीय तो मैथ्स के लिए होगी। शारीरिक, गतिक, प्राकृतिक बुद्धि, भाषीय। तो देखो भाषीय जो अच्छा भाषा बोल पाता है उसमें, प्राकृतिक बुद्धि जिसको इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको जो है जानकारी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है। तो जो नृत्यक है और जो नाटककार है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होगी, शारीरिक, गतिक और संवेदनात्मक बुद्धि। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाली शिक्षार्थी की मुख्य भूमिका है। समालोचनात्मक चिंतन करने वाली, मानसिक विचारों में खुलापन, या फिर उत्सुकता एवं जिज्ञासा, या फिर प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, या बिना सोच विचार किए निर्देश का पालन करते हैं, या परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोग की योजना बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उत्सुकता एवं जिज्ञासा और मानसिक विचारों में खुलापन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछते ही स्पष्टीकरण करते, लेकिन ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा कि बिना सोच विचार के निर्देश का पालन करना। ठीक है, और फिफ्थ करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मोनू का मानना है कि उसके भाई कौशल अच्छे हैं। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है कि उसके अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसके जो कौशल है, मतलब उसके जो भाषाई कौशल है वो तो अच्छे हैं, लेकिन अंग्रेजी में परीक्षा के जो कम नंबर आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। तो वो अपना जो प्रदर्शन है कि उसको अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो वो किस पे डाल रहा है अपना आरोप।
आरोपण किस पे कर रहा है? पर्यावरण कारक, अनुवांशिक कारक, योग्यता की कमी, कोशिश में कमी। ना तो वो कोशिश में कमी मान रहा, ना अपनी योग्यता में कमी मान रहा, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि मेरे तो भाषीय कौशल बहुत अच्छे हैं। ना अनुवांशिक कारक है, तो ये क्या है? पर्यावरणीय कारक है, बाहरी कारक है, एनवायरमेंटल कारक है, जिसपे वो डाल रहा है कि जो है मेरा प्रदर्शन इस वजह से करेक्ट नहीं हुआ। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP के, जो पेपर 20 जन को हुआ था। बाकी 16 से लेके 30 हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।